नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ मॉड्यूल बी में डिस्कस कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों ये सीरीज चल रही है, 9 बजे डेली क्लासेस शुरू हो जाती है। आप लोग 9 बजे जुड़ जाया करिए चैनल JIB CIB वाला पर। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके पहले नंबर ऑफ क्लासेस आपको करा चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको करवा रहा हूँ। डे बाय डे क्लासेस से जुड़ते चलिए। कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं बाय द वे ऑफ स्कैनिंग दिस QR कोड। आपके सामने QR कोड है, आप इसको जैसे स्कैन करेंगे आप हमसे जुड़ जाएंगे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर कहीं पर कोई डाउट भी आपको लगता है तो उस डाउट को आप क्लैरिफाई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट के। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट बताइएगा जल्दी से क्या होगा इसका सही ऑप्शन। पहला, विद रेफरेंस टू द बैंकिंग बुक एंड ट्रेडिंग बुक कंसीडर द फॉलोइंग। बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक दोनों के बारे में बात हो रही है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यूज आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगे जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ आते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अगेन प्रश्न क्या कह रहा है, बैंकिंग बुक एसेट्स आर यूजुअली हेल्ड टिल मैच्योरिटी एंड आर अकाउंटेड ऑन एक्रूवल बेसिस। ठीक है। ट्रेडिंग बुक एसेट्स आर मार्क टू मार्केट एंड अफेक्ट द P&L अकाउंट। तीसरी बात कही जा रही है, बोथ बैंकिंग बुक एंड ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर्स अट्रैक्ट ओनली क्रेडिट रिस्क कैपिटल चार्ज। यानी कि बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक का जो एक्सपोजर्स है वो सिर्फ क्रेडिट रिस्क और कैपिटल चार्ज को ही अट्रैक्ट करता है। समझिएगा, देखो बैंकिंग बुक का मतलब यह है वो सारी चीजें, वो सारी एसेट्स जो कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी हैं। ये बात सही है, यानी कि जो मैच्योरिटी तक होल्ड करी जाती हैं वो सभी बैंकिंग बुक में हम उसको एंट्री देते हैं। ट्रेडिंग बुक में सीधे सीधे ट्रेडिंग की बात हो रही है, यानी कि हम यहां पर सुबह और शाम खरीदने और बेचने की बात करते हैं, तो इससे सीधे अफेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी चीजें एक्रूवल होती जाएंगी, आती जाएंगी, यानी कि अर्जित होती जाएंगी। तो दोनों बातें ये सही हैं, ये भी सही है। लेकिन तीसरी बात यहां पर हो जाती है दोस्तों गलत, क्योंकि बैंकिंग बुक की तो बात ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग बुक की जब बात करेंगे तो वहां पर मार्केट रिस्क भी इंक्लूड रहता है। तो ये बात कहना कि सिर्फ क्रेडिट रिस्क और कैपिटल चार्ज ही कवर होता है, ये बात गलत है। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 और 2 ओनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। अ कॉर्पोरेट बॉन्ड हेल्ड बाय अ बैंक फॉर शॉर्ट टर्म सेल वुड बी क्लासिफाइड अंडर। एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है जो एक बैंक के द्वारा रखा गया है शॉर्ट टर्म सेल के लिए, यानी कि बहुत ही कम समय में इसको बेच दिया जाएगा। इसको कहां पर इस सेल को क्लासिफाई करेंगे, जल्दी से बताइएगा। इस सेल को हमें कहां पर क्लासिफाई करना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। अब अगेन, क्या ये हेल्ड टिल मेच्योरिटी है? हेल्ड टिल मेच्योरिटी को हम HTM लिखते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, HTM यानी कि हेल्ड टिल मेच्योरिटी। तो हेल्ड टिल मेच्योरिटी तो है नहीं, ये रखा गया है शॉर्ट टर्म सेल के लिए। तो एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि इसको कहां रखेंगे, ट्रेडिंग बुक में रखेंगे। ठीक है, और ट्रेडिंग बुक में जो चीजें होती हैं अभी बताया, वो किस में आती हैं, मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज उनके ऊपर इंपोज होता है, यानी कि मार्केट रिस्क के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन बैंकिंग, बैंकिंग में रिस्क आइडेंटिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन से ऐसे पेयर हैं जो करेक्टली यहां पर मैच होते हैं, समझ लीजिएगा। रिटेल बैंकिंग है, मर्चेंट बैंकिंग है, ट्रेड फाइनेंस है। ठीक है, किस में किस प्रकार का रिस्क एक्सपोजर है ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइएगा। किस बैंकिंग में किस तरीके का रिस्क है, यानी कि अगेन यहां पर पेयर करेक्टली मैच कौन कौन से, यानी कि रिटेल बैंकिंग में लिक्विडिटी रिस्क होता है, मर्चेंट बैंकिंग में मार्केट रिस्क होता है, और ट्रेड फाइनेंस में ऑपरेशनल प्लस क्रेडिट रिस्क दोनों होता है। तो जो भी आपको लगता हो फटाफट बताइएगा यहां पर। क्या लगता है आपको इसके सही ऑप्शंस क्या हैं, करेक्टली मैच्ड पेयर कौन कौन से? अब समझिएगा, देखो पहला पेयर क्या है, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में लेंडिंग भी तो आती है, उधार भी तो दिया जाता है। तो क्रेडिट लिक्विडिटी रिस्क के साथ क्या यहां क्रेडिट रिस्क नहीं होगा? क्रेडिट रिस्क भी तो होगा, क्योंकि हम यहां पर एनपीए की बात करते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। मर्चेंट बैंकिंग में मार्केट रिस्क आएगा, बिल्कुल सही बात है ये।
ठीक है। और ट्रेड फाइनेंस में ऑपरेशनल रिस्क भी आएगा, क्रेडिट रिस्क भी आएगा। तो ये दूसरा और तीसरा यहां पर मेंशन कर दीजिएगा, 1, 2 और 3। तो दूसरा और तीसरा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा और तीसरा एकदम सही ऑप्शन है। मैं साइड में इसलिए हट जाता हूं जिससे कंटेंट आपको प्रॉपर यहां पर दिखाई दे सके। 30 अगला क्वेश्चन है यहां पर, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। देखो ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, जो बातें बैलेंस शीट में डायरेक्टली नहीं लिखी गई हैं। बैलेंस शीट में हम दो पक्ष की बात करते हैं, एसेट्स की बात करते हैं, लायबिलिटीज की बात करते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग बराबर आता है। जो और बैलेंस शीट में वही एसेट्स वही लायबिलिटीज होती हैं जिनका कंफर्मेशन होता है। ऑफ बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के फुट नोट पर कई चीजें लिख दी जाती हैं, ये होती हैं कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज, यानी कि जो अभी नहीं अराइज हो सकती है। जैसे बैंक ने किसी को गारंटी दी है, तो अब गारंटी कब होगी, जब वो डिफॉल्ट करेगा, तब बैंक गारंटी में बैंक के पास से चीजें जाएंगी। तो बैंक गारंटी 10 करोड़ की है, तो 10 करोड़ गया नहीं अभी हमारे पास से, समझ गए कि नहीं। कुछ वैसे ही समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट आपको मिलती है। वो लिमिट का मतलब है एक लिमिट तक आप पैसा खर्च कर सकते हैं। वो पैसा तुरंत नहीं मिल गया, ना उस पर ब्याज काउंट होगा। आप जितना उसमें से निकाल के खर्च करोगे उस पे करोगे। तो क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिल जाता है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए का, तो क्या 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है आपकी? नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए आपने खर्च ही नहीं किए, तो लायबिलिटी कहां से बनेगी। तो ये होता है, क्रेडिट कार्ड आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी में आपकी, आप खर्च करोगे तब देना होगा। वही बात आती है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में। तो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बैंक गारंटीज हो गया, ये सब प्रोडक्ट होते हैं ऑफ बैलेंस शीट। तो क्या कहा जा रहा है, दे इंक्लूड आइटम्स लाइक गारंटी, एलसीज एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, they do not appear on the balance sheet but can create contingent liabilities. ठीक है, they attract credit risk capital charge after applying a conversion factor. ये अट्रैक्ट करते हैं क्रेडिट रिस्क कैपिटल चार्ज अगर हम इनमें कन्वर्जन फैक्टर को अप्लाई करते हैं तो। क्या लग रहा है आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिएगा यहां पर। भाई तीनों बातें सही हैं, पहली दूसरी तीसरी, तीनों बातें यहां पर सही हैं। अगेन गारंटी, गारंटी का मतलब है बैंक गारंटी, एलसीज और डेरिवेटिव्स ये तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, अगेन ये बैलेंस शीट पर अपीयर नहीं होते हैं लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। यस, क्रेडिट रिस्क कैपिटल चार्ज को भी ये अट्रैक्ट करते हैं आफ्टर अप्लाइंग अ कन्वर्जन फैक्टर। बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, which of the following statement best explains the difference between retail loan exposure and IPO underwriting exposure? एक रिटेल लोन एक्सपोजर है और एक आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अंडरराइटिंग एक्सपोजर है। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। आईपीओ का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार बाजार में अपने शेयर इश्यू करती है उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और आईपीओ अंडरराइटिंग का मतलब क्या हो गया, बेसिकली जो यहाँ पर अंडरराइटर्स होते हैं वो रिस्क को लेने का काम करते हैं। पता चला सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जितना अनसब्सक्राइब रह जाएगा वो बैंक खुद क्या करेगा, परचेज कर। तो वही बात कही जा रही है यहां पर कि दोनों कैरी करते हैं। अगेन बोथ कैरी ओनली क्रेडिट रिस्क बट आईपीओ अंडरराइटिंग हैज हायर कैपिटल चार्ज। रिटेल लोन्स आर बैंकिंग बुक एक्सपोजर्स while IPO underwriting is trading book exposure. IPO underwriting is off balance sheet while retail loans are trading book exposures. Both are treated under market risk framework. क्या लग रहा है आपको, ये बात अगेन समझिएगा। जो रिटेल लोन्स हैं, आईपीओ किसकी बात हो गई यहां पर समझिएगा, सिक्योरिटीज मार्केट की बात हो गई। तो रिटेल लोन किस में आते हैं, बैंकिंग बुक्स में आते हैं। और आईपीओ आपकी ऐसी एसेट्स है जिसको आप सेल कर सकते हो ना, हेल्ड टिल मैच्योरिटी नहीं होती। शेयर्स की कोई मैच्योरिटी होती है, बताइए मुझे। मैंने किसी कंपनी के कोई शेयर्स खरीदे, क्या उसकी कोई मैच्योरिटी है, कोई टाइमिंग होती है कि शेयर्स इस समय मैच्योर हो जाएंगे? नहीं, जब आपको प्राइस मार्केट में सही लग रहे हैं आप बेच दीजिए उनको। ठीक है, तो ट्रेडिंग का पार्ट है बेसिकली। तो अगेन रिटेल लोन्स बैंकिंग बुक एक्सपोजर का पार्ट है, क्रेडिट रिस्क। आईपीओ अंडरराइटिंग जो है वो ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर का पार्ट है, मार्केट रिस्क का। तो ये बी राइट ऑप्शन है यहाँ। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ट्रेजरी ऑपरेशंस के अंतर्गत है। ठीक है, और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत हम बैंक की एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। एसेट्स बैंक के लोन्स होते हैं, लायबिलिटीज बैंक की डिपॉजिट्स होती है। एएलएम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्राइमरली एड्रेसेस लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। एएलएम में बेसिकली क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क भी होता है और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है। एएलएम एप्लीकेबल होता है ओनली टू ट्रेडिंग बुक,
सिर्फ ट्रेडिंग बुक से रिलेटेड होता है। और मिसमैच इन मैच्योरिटीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट एंड लायबिलिटीज का मिसमैच, मिसमैच का मतलब है मैच्योरिटी में मिसमैच। आपकी जो लायबिलिटी है वो मैच्योर पहले हो रही है, एसेट्स आपकी मैच्योर बाद में हो रही है, तो पैसा आएगा बाद में, देना पहले है। तो देना पहले है और आएगा बाद में, बीच के समय के लिए आपको भी उधार लेना पड़ सकता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? ठीक है कि अगेन मैंने भी अपने दोस्त को दे रखे हैं 10,000 रुपए और मैंने भी अपने दोस्त से ले रखे हैं 10,000 रुपए। अब अगेन मुझे उससे मिलने हैं 1 महीने बाद, इस वाले ने मांग लिए मुझसे आज ही, तो 1 महीने बाद मिलने हैं ना उससे, मेरा मिल तो जाएगा पैसा लेकिन 1 महीने बाद, तो 1 महीने के लिए मुझे फिर से पैसे किसी से मांगने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये मिसमैचेस होती है और इसकी कॉस्ट लगती है। अब सोचिएगा इधर 10,000 देने थे, इधर 10,000 मिलने हैं, अब मैं जब किसी से लेके दूंगा तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा मुझे, तो ये समझिएगा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है रिलेटेड टू एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, जल्दी से बता दीजिएगा। अब अगेन देखो लिखा है ALM इज एप्लीकेबल ओनली टू ट्रेडिंग बुक, ये गलत बात है। ALM ट्रेडिंग बुक नहीं, ALM जो है वो बेसिकली बैंकिंग बुक की बात करते हैं। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में ट्रेडिंग बुक तक सिर्फ लिमिटेड मामला हो ऐसा नहीं है, बैंकिंग बुक में भी मामला होता है। तो यहाँ पर 1 और 3 ओनली, ये दोनों बातें सही होंगी, 2 वाली बात यहाँ पर गलत हो जाती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? C इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फटाफट पढ़िएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर। Which of the following best explains why derivative contract are considered off balance sheet exposure? ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनको क्यों ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कंसीडर्ड किया जाता है? डेरिवेटिव्स के अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं? जब भी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट की बात सुन लीजिएगा तो समझ लीजिएगा बात यहां पर किसकी हो रही है? फॉरवर्ड की हो रही है, फ्यूचर्स की हो रही है, ऑप्शंस की हो रही है और स्वैप ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। स्वैप, ये सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। They are recorded as historical cost and amortized, कोई मतलब नहीं है इससे। They create contingent rights obligations that may convert into actual balance sheet items, ये C ऑप्शन है, थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ये D ऑप्शन। They involve only operational risk, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। They are part of banking book, नहीं, ये ट्रेडिंग बुक का पार्ट होते हैं, क्योंकि इनकी क्या करी जा रही होती है? ट्रेडिंग करी जा रही होती है। ठीक है, देन बैलेंस शीट दे इन्वॉल्व ओनली ऑपरेशनल रिस्क, अगेन नहीं। ठीक है, डेरिवेटिव्स हैं, यहां पर सबसे पहले कौन सा रिस्क आता है? मार्केट रिस्क आता है, मार्केट रिस्क, क्योंकि इनकी वैल्यू अप एंड डाउन होती है मार्केट रिस्क के हिसाब से। ठीक है, दे आर रिकॉर्डेड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, इससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट मार्केट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क इन बैंक? मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क को कौन कौन सी बातें यहां पर डिफरेंशिएट कर रही हैं, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, पहला है क्रेडिट रिस्क इज एसोसिएटेड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। मार्केट रिस्क अराइजेस ड्यू टू वोलेटिलिटी इन इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स एंड सिक्योरिटीज प्राइसेस। मार्केट रिस्क अप्लाइज ओनली टू बैंकिंग बुक व्हाइल क्रेडिट रिस्क अप्लाइज ओनली टू ट्रेडिंग बुक, ये उल्टी बात लिखी है। मार्केट रिस्क अप्लाइज ओनली टू ट्रेडिंग बुक, अगर ये लिखा होता तो ये सही था। ठीक है, और क्रेडिट रिस्क अप्लाइज ओनली टू ट्रेडिंग बुक, नहीं बैंकिंग बुक। क्रेडिट रिस्क मेनली किसमें होता है? बैंकिंग बुक में होता है, क्योंकि यहां पर लोन्स वगैरह रिकॉर्डेड होते हैं। ठीक है, क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द, हाँ बिल्कुल सही बात है, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट है। मार्केट रिस्क अराइजेस ड्यू टू वोलेटिलिटी इन इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स और सिक्योरिटीज। तो पहली और दूसरी बात यहां पर क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो 1 और 2 ओनली, ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बात? नेक्स्ट, इन बैंकिंग ऑपरेशनल रिस्क कैन अराइजेस फ्रॉम। ऑपरेशनल रिस्क के बारे में याद रखिएगा, पीपल, प्रोसेस, सिस्टम, 3 चीजें, पीपल, प्रोसेस, सिस्टम। ठीक है, लोगों की गलती की वजह से, ठीक है, आपके अपने लोग का मतलब है बैंक एम्प्लॉइज, चाहे वो फ्रॉड कर रहे हो चाहे किसी और बेसिस पर। ठीक है, पीपल, प्रोसेस, आपके द्वारा प्रक्रियाएं जो बनाई गई हैं। ठीक है, और सिस्टम, प्रणाली का फेल्योर हो जाना। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपका सिस्टम। इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स, फेल्योर ऑफ आईटी सिस्टम्स, एक्सटर्नल फ्रॉड इवेंट्स, मैच्योरिटी मिसमैचेस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये ऑपरेशनल रिस्क के अंतर्गत नहीं आएगा। ये ऑपरेशनल रिस्क नहीं है। मैच्योरिटी मिसमैच होगा तो अगेन रिस्क जो अराइज होगा वो कौन सा होगा? ठीक है, क्रेडिट रिस्क। यहां पर आपको लिक्विडिटी की कमी पड़ सकती है, बेसिकली लिक्विडिटी रिस्क के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर 1, 2 और 3 ओनली, सही ऑप्शन होगा ए।
इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स, बिल्कुल सही बात है। आईटी सिस्टम आपका फेल कर जाए या कोई एक्सटर्नल फ्रॉड इवेंट्स हो जाए तो भी यहां पर ध्यान रखिएगा। ये होता है पीपल प्रोसेस सिस्टम ऑपरेशनल। नेक्स्ट, अ बैंक सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम इट्स ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। एक बैंक जो है अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, इनकरिंग अ लॉस ड्यू टू सडन इंटरेस्ट रेट स्पाइक, दिस इज बेस्ट क्लासिफाइड एज। अब अगेन ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसने बेची है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, इसमें उसको लॉस हो गया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट स्पाइक एंड ब्याज दर जो है वो बढ़ गई है। ये कहां पर बेस्ट क्लासिफाई किया जा सकता है? क्रेडिट रिस्क इवेंट, मार्केट रिस्क इवेंट, ऑपरेशनल रिस्क इवेंट, लिक्विडिटी रिस्क इवेंट। आसान है, अब आप लोग बता दोगे। इसमें भी अगर दिमाग लगाओगे तो फिर गलत बात है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी बताया था ना, जब भी प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करेंगे, यहाँ पर सडन इंटरेस्ट रेट स्पाइक हुआ है, और इंटरेस्ट रेट किसका पार्ट है? यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मार्केट रिस्क का पार्ट है, मार्केट रिस्क। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट केस स्टडी है, पढ़िएगा बहुत अच्छे से। A bank is considering providing a syndicated loan. Syndicated loan क्या होता है? जब दो तीन लोग मिलकर के, दो तीन बैंक मिलकर के एक कस्टमर को लोन देते हैं, वो होता है सिंडिकेटेड लोन। सिंडिकेटेड लोन टू अ लार्ज कॉर्पोरेट, एक बड़े कॉर्पोरेट को एक सिंडिकेटेड लोन प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर अ मर्जर एंड इक्विजिशन डील। और इस पैसे से, इस लोन से वो क्या करेगा? मर्जर और इक्विजिशन, यानी कि किसी दूसरी कंपनी को अपने में विलय करेगा या एक्वायर करेगा। ये मर्जर इक्विजिशन डील के लिए दिया जा रहा है। द डील इन्वॉल्व्स मल्टीपल ट्रांचेस। इस डील के अंतर्गत मल्टीपल ट्रांचेस का मतलब है पैसा कई ट्रांच में, कई फेजेस में दिया जाएगा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हाई यील्ड डेट्स एंड प्राइवेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड भी इन्वॉल्व है, हाई यील्ड डेट भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट इक्विटी भी इन्वॉल्व है। द कॉर्पोरेट इज इन अ सेक्टर विद फ्लक्चुएटिंग रेगुलेटरी पॉलिसीज। ये जो कॉर्पोरेट है वो ऐसे सेक्टर में काम कर रहा है जहां पर उसका रेगुलेटर पॉलिसीज को बदलता रहता है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी पॉलिसीज में फ्लक्चुएशंस होता रहता है। तो पूछा यह जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क शुड द बैंक प्राइमरली कंसीडर बिफोर सैंक्शनिंग द लोन। कौन कौन से रिस्क को यहां पर कंसीडर किया जाएगा लोन को सैंक्शन करने से पहले? अब देखो यहां पर देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड भी इन्वॉल्व है, हाई यील्ड डेट भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है, रेगुलेटरी पॉलिसीज भी इन्वॉल्व है। अब रेगुलेटरी पॉलिसीज की वजह से इंटरनल चेंजेस आ सकते हैं, तो क्रेडिट रिस्क भी है यहां पर, मार्केट रिस्क भी है यहां पर, ऑपरेशनल रिस्क भी है यहां पर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन विच फैक्टर इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी। अगेन क्वेश्चन है, अ बैंक इज कंसिडरिंग प्रोवाइडिंग अ सिंडिकेट लोन टू अ फॉर, ठीक है, द डील इन्वॉल्व्स, वही बात आ गई है, हाँ वही बात है, वही क्वेश्चन है, यही जो केस स्टडी थी यही है, सेम केस स्टडी। क्वेश्चन बदल जाएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्क की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करने का काम कर रहा है? रिस्क की कॉम्प्लेक्सिटी जिससे इंक्रीज हो रही है। साइज ऑफ द क्लाइंट बड़ा है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप के हैं यहां पर, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। तो तीनों की तो बात हो गई है भाई, तो इसका भी सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझिएगा बहुत अच्छे से। इफ द बैंक डिसाइड्स टू इंक्लूड हाई यील्ड डेट, हाई यील्ड यानी कि ज्यादा आय देने वाला लोन, इन द ट्रांच विच एडिशनल रिस्क इमर्ज प्रोमिनेंटली। अगर हाई यील्ड डेट को बैंक डिसाइड करता है अपनी ट्रांच में, तो एडिशनल रिस्क कौन सा अराइज होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एडिशनल रिस्क, हाई यील्ड डेट, अब डेट का मतलब हो गया लोन, जब लोन हो गया तो कौन सा हो गया? क्रेडिट रिस्क। और ये क्या है? ये है बेसिकली बॉन्ड। ये है क्या? ये है बॉन्ड। तो बॉन्ड में प्राइस रिस्क भी रहता है, इंटरेस्ट यील्ड के अप एंड डाउन होने से, ठीक है। तो अगेन याद रखिएगा यहां पर दोनों रिस्क अराइज होंगे, क्रेडिट रिस्क भी और मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एज वेल एज मार्केट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर केस स्टडी बदल गई है, केस स्टडी को पहले पढ़ लीजिएगा। अब बैंक्स ट्रेडिंग डेस्क, एक बैंक की जो ट्रेडिंग डेस्क है वो होल्ड करती है इक्विटी को भी, इक्विटी भी है शेयर से, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज भी है यहां पर, और कमोडिटी पोजीशंस भी हैं। कमोडिटीज जो है गोल्ड सिल्वर, यानी कि अलग अलग कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। कमोडिटीज एक्सचेंज आप लोग जानते होंगे एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जैसे शेयर्स वगैरह को खरीदना हो तो बीएससी एनएससी, तो कमोडिटी की बात हो रही है। ड्यूरिंग अ सडन जियोपॉलिटिकल इवेंट, अब अगेन याद रखिएगा क्योंकि वो फॉरेक्स में भी डील कर रहा है,
तो सडन जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा तो फॉरेक्स मार्केट पर इंपैक्ट आएगा, ये हाईली वोलेटाइल हो गई है, कॉजिंग सिग्निफिकेंट मार्क टू मार्क लॉसेज ऑन प्रोपराइटरी पोजीशन। प्रोपराइटरी पोजीशन का मतलब है जो बैंक ने फॉरेक्स में पैसा लगाया हुआ था, अब वहां पर दिक्कत आ गई क्योंकि जियोपॉलिटिकल इवेंट, जैसे वो नहीं, अगेन आप देखते हो ट्रंप कुछ बोलते हैं, टैरिफ बढ़ा दो, इंडिया पे इतना टैरिफ, चाइना पे इतना टैरिफ, उनके बोलते ही देखते हो ना सडन मार्केट में दिक्कत आ जाती है। आज सोने का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया तो कहीं ना कहीं उसके रीजन जो है वो ट्रंप भी हैं, क्योंकि मार्केट को, शेयर मार्केट को इतना अनस्टेबल कर दिया है, करेंसी मार्केट को इतना अनस्टेबल कर दिया है कि लोग स्टेबिलिटी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको गोल्ड अच्छा दिख रहा है। तो जितना ज्यादा अगेन डिमांड बढ़ती है किसी का, उतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा। तो अगेन द इमीडिएट रिस्क फेस्ड बाय द बैंक इज, ये जो इमीडिएट रिस्क बैंक फेस करेगा ये कौन सा रिस्क होगा? ऑब्वियसली फॉरेक्स की बात करी जा रही है तो कौन सा रिस्क है? ये मार्केट रिस्क है यहां पर, ठीक है। विच मेजर्स वुड हेल्प द बैंक टू मिटिगेट लॉसेज इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है, कौन सा यहां पर हम काम करें जिससे अगेन क्या हो जाए, यहां पर शॉर्ट टर्म में लॉस मिटिगेट हो जाए। तो डाइवर्सिफिकेशन लॉसेस को रिड्यूस करता है, ये ऑप्शन हो सकता है। हेजिंग, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन स्वैप के माध्यम से हम हेज कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल बफर को इंक्रीज करेंगे ट्रेडिंग बुक में, क्योंकि अगर लॉस हो सकता है तो कैपिटल काम आएगी, तो सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मार्क टू मार्केट लॉसेज इन ट्रेडिंग बुक्स आर रिकॉग्नाइज्ड, जो मार्क टू मार्केट लॉसेज हैं ट्रेडिंग बुक में वो किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे? भाई मार्क टू मार्केट लॉसेज है ना, तो मार्क टू मार्केट लॉसेज को हमेशा डेली की बात करेंगे, डेली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रिटेल बैंक ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है पर्सनल लोन पोर्टफोलियो के लिए फॉर मिडिल इनकम हाउस होल्ड। द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज फॉर हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स। कौन सा रिस्क यहां पर आता है रिटेल लेंडिंग में? तो रिटेल लेंडिंग में कौन सा रिस्क आएगा? क्रेडिट रिस्क। लेंडिंग में एक ही रिस्क आता है, वो है क्रेडिट रिस्क। प्राइवेट बैंकिंग बिसाइड्स क्रेडिट रिस्क विच अदर रिस्क इज क्रूशियल। क्रेडिट रिस्क के अलावा और कौन सा रिस्क है जो यहां पर क्रूशियल है, जल्दी से बताइएगा। प्राइवेट बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग में एक रिस्क और क्रूशियल है जिसका नाम है रेपुटेशन रिस्क। इफ अ सडन आईटी फेल्योर ऑकर्स इन कार्ड सर्विसेज, आईटी फेल्योर है तो यहां पर कौन सा रिस्क हो जाएगा? ऑपरेशनल रिस्क हो जाएगा, ठीक है। अगेन है यहां पर द बैंक फाइनेंसेस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉर मल्टीपल एसएमईज, एक बैंक उधार दे रहा है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए मल्टीपल एसएमईज को, ठीक है। सम लोन्स आर बैक्ड बाय गारंटी, कुछ लोन ऐसे हैं जो गारंटी के द्वारा बैक्ड हैं, ठीक है। देन फैक्टरिंग एंड गारंटी प्राइमरली एक्सपोज टू द बैंक टू, जो फैक्टरिंग और गारंटीज हैं ये क्या एक्सपोज कर रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। फैक्टरिंग और गारंटी जो हैं वो कौन से रिस्क को एक्सपोज कर रहे हैं? ठीक है, फैक्टरिंग और गारंटी ये कौन सा रिस्क हो गया? क्रेडिट रिस्क हो गया। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस क्लाइंट एंड इंडस्ट्रीज, ये डाइवर्सिफिकेशन अगर करोगे तो कौन सा रिस्क है? क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क। इतना ही आज के सेशन में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। और दिवाली ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं, आप दिवाली ऑफर्स के लिए जल्दी से आइए pw.live पर, ठीक है। अप टू 60% ऑफ चल रहा है सारे महापैक्स और लाइव बैचेस पर। 27 अक्टूबर तक ये ऑफर्स आपको मिलेंगे। सीआईबी महापैक 2 साल वैलिडिटी, 1 साल वैलिडिटी और 6 महीने, अट्रैक्टिव प्राइजेस पर है। महापैक में सब कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। सीआईबी का क्रैश कोर्स भी है 1499 में, दिवाली ऑफर अभी भी चल रहा है। आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए दिसंबर 2025 बैचेस के लिए। आरबीआई ग्रेड भी बैच भी लॉन्च कर दिया गया फेज 1 फेज 2 के लिए, और जीआईबी की बुक्स भी आपके लिए लॉन्च कर दी गई, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।